गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आओ हम कैपेसिटर का थोड़ा प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट करते हैं। चलो, एक तो वो कह रहा था निशान की सर वो एक बार तीन कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराते हैं बता दो एक बार, तो आप फिर से समझा देते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड का, और सपोज करो इसके ऊपर माइनस और उसके ऊपर प्लस 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है। वैसे ही यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इसका कैपेसिटेंस मान लो है 4 माइक्रोफैरड। यहाँ एक कैपेसिटर है, ऐसे लगा दिया है। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कुछ 3 माइक्रोफैरड का है, और ये कुछ अनचार्ज मान लो, जो मानना है मान लो। ठीक है, कह रहा है बताओ जब S1 S2 और S3 तीनों को क्लोज कर देंगे तो फाइनली हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम इसमें आपको बताया करते थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो मर्जी है मान लो। जैसे मैंने मान लिया है कि इस पे प्लस Q1, इस पे माइनस Q1, इस पे मैंने मान लिया है प्लस Q2, इस पे माइनस Q। अब जो होगा देखा जाएगा, मैंने मान लिया है पहले तो। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो माने हैं वो सही हो जाएगा या तो गलत हो जाएगा, इसके अलावा और क्या हो जाएगा। दो में से एक ही बात होगा। और देखते हैं। तो सबसे पहला हमको देखना है आइसोलेटेड प्लेट। जैसे ये प्लेट है, अगर ध्यान से देखो, इन प्लेट्स का दुनिया जहान में और किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब इन दोनों प्लेट के सिस्टम पे ना बाहर से चार्ज आ सकता है, ना सिस्टम से चार्ज बाहर जा सकता है। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के जो चार्जेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, कंजर्व्ड होंगे। तो लिखा जाएगा, पहला इक्वेशन लिखेंगे हम कि फाइनली इस पे चार्ज है प्लस Q1, इस पे प्लस Q2, और पहले इन पे चार्जेस थे यहाँ -10, और उस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है तो -10 कर दिए। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही कोई एक और आइसोलेटेड प्लेट पकड़ लो, तो दिख रहा है ये वाला पकड़ लेते हैं, आ जाओ। तो आप देख सकते हो कि ये वाला भी एक आइसोलेटेड प्लेट का फॉर्मेशन कर रहा है। जब ये दोनों मिलके भी आइसोलेटेड प्लेट का फॉर्मेशन कर रहा है तो इन दोनों के सिस्टम का चार्ज भी कंजर्व रहना चाहिए। तो आओ कंजर्व कर देते हैं। फाइनली इस पे चार्ज है -Q2 प्लस Q3, और पहले इनमें चार्ज था +10 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे भी +20 माइक्रोकुलम, यानी कुल मिला के हो गया 30 माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 2। और अननोन अगर ध्यान से देखो तो तीन तीन अननोन है। आप बोलोगे सर एक काम करो, नीचे वाला भी आइसोलेटेड तो लिख लो, तो उसको लिखने से फायदा नहीं होगा। हम फिर भी लिख के दिखा रहे हैं आपको, लेकिन फायदा नहीं होगा। फायदा कैसे नहीं होगा वो देखते हैं, आ जाओ। अगर आप इन दोनों को भी पकड़ के लिखना चाहो, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा। अगर लिखना चाहो तो लिखा जाएगा कि -Q1 -Q3 -20 माइक्रोकुलम। अब ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें और माइनस साइन लगा दे, देखो तीसरा आ जाएगा।
बताओ आप एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो इस बात पे? अगर पहले दूसरे को ऐड कर दे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तीसरा आ जाएगा। देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये तीन इक्वेशन माने जाएंगे या दो? अगर दो को ऐड करने से तीसरा बन रहा है, ये तीन इक्वेशन कहने को तीन माने जाएंगे या दो माने जाएंगे? अरे बोल सन्नाटो। तो सन्नाटे में जा चुके हैं। अरे बोल ना रे। दो माने जाएंगे। हाँ, दो माने जाएंगे। ठीक है। अब सुनो। तो अब तीन इक्वेशन और दो अननोन, मतलब इस इक्वेशन का अपने कोई फायदा वायदा तो हो नहीं रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ के एक नया इक्वेशन बनाते हैं। उसको बनाने के लिए हम पूरे लूप में केवीएल लगाएंगे। और हमने जो चार्ज एज्यूम किया है उसके हिसाब से हम इस लूप में ऐसे घूमेंगे। लिखेंगे यूजिंग केवीएल इन द लूप। तो एक जगह से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और घूम फिर के वापस वहीं आएंगे। तो देखो, यहाँ से यहाँ गए तो चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस सी, तो V की वैल्यू होती है Q/C। लिखा जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई T, सी का मतलब टू। ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ से यहाँ, तो चार्ज मैंने प्लस में माना है, तो ये भी आ जाएगा Q3 डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि हम पढ़े थे ना, कैपेसिटेंस इज चार्ज बाई वोल्टेज, सो वोल्टेज इज ऐसा। और इसका कैपेसिटेंस है 4। यहाँ से यहाँ आए तो कुछ नहीं, लेकिन जब यहाँ से यहाँ गए तो माइनस में लिखना होगा, वो भी -Q1/3। अब आप देख सकते हो कि आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। सॉल्व करेंगे, जो चाहेंगे सब निकाल लेंगे। बोलो हाँ कि ना। अरे जीवन आज बोल रहा था, समझ गया? अरे जीवन। जीवन नहीं। कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, आ जाओ, एक दो करवा देते हैं, आ जाओ। हाँ सुनो, एक चीज और सुन लो। कभी कभी इसमें आता है, बताओ कि इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा। तो कुछ नहीं है, अपना वही वाला पुराना इक्वेशन, डेल्टा यू प्लस एच इज इक्वल टू डब्ल्यू सेल। अब इस प्रॉब्लम में बैटरी का नामो निशान नहीं है, तो डब्ल्यू सेल तो हो गया जीरो। यानी जो एच की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब मुझे एक बात बताओ, आपको स्टार्टिंग में सारे कैपेसिटर का चार्ज पता था, कैपेसिटेंस पता था, तो स्टार्टिंग में सारे कैपेसिटर की एनर्जी आप निकाल सकते थे एज Q²/2C। तो इसका Q²/2C, इसका Q²/2C, इसका Q²/2C, इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनली आपको सारे चार्जेस पता होंगे, तो फाइनल Q²/2C, फाइनल Q²/2C, फाइनल Q²/2C करके फाइनल एनर्जी आ गया। तो इनिशियल फाइनल जो भी आया है, हालांकि पुट पार्ट करो, एच की वैल्यू निकाल लो। तो हम एक डेटा के साथ आपको कराते हैं, आ जाओ।
चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको पूरा करके दिखाना। देखो क्या किया है, ऐसा करते हैं। तीन कैपेसिटर हमने ले लिया है। एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, और एक और कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का। इनके एंड्स का नाम रख दिया है AB, CD, EF। ठीक है, इसको 30 वोल्ट, इसको 10 वोल्ट, और इसको 15 वोल्ट से चार्ज किया गया है। हाँ, इनका पोलैरिटी कैसे मार्क किया है वो भी हम लिख दे रहे हैं, देखो। तो मान लो कि ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, फिर ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। ठीक है, अब किया क्या है सुनो। नीचे लिखो, टर्मिनल ए इज कनेक्टेड विथ डी। टर्मिनल ए इज कनेक्टेड विथ डी, सी इज कनेक्टेड विथ ई, सी इज कनेक्टेड विथ ई, एफ इज कनेक्टेड विथ बी, एफ इज कनेक्टेड विथ बी। Find the final charges on each capacitor. Find the final charges on each capacitor and charge flow in the circuit. चलो फाइंड करो। फटाफट ट्राई करें।
हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा वो निकाल लो। सही से निकालना, मुझे आंसर याद है इसका। हर कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज आएगा बताओ जरा। सही जवाब। सचिन जी आपका जवाब सही है। जल्दी जल्दी रे अमन, ध्यान दे। जल्दी जल्दी फाइंड कर। पहले जो जिसको जिसके साथ जोड़ा है जोड़ जाड़ के सर्किट अच्छे से बनाओ। हम भी जोड़ जाड़ के सर्किट तो बना ही लेते हैं कम से कम। ऐसा कह लो। एक को दो के साथ जोड़ा है। ऐसे ही तो जोड़ा है। ऐसा। कौन कहाँ है वो एक बार देख लेते हैं। ए को डी के साथ जोड़ा है। मान लो ये ए है और ये डी है। ए पहले प्लस था, माइनस था। डी पहले माइनस था, ये प्लस था। कितना था वो भी लिख देते हैं, तो 30 माइक्रो कूलम। और इधर हो गया 20 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, ए और डी को जोड़ दिया, फिर क्या बोल रहा है। ई को कनेक्ट कर दिया ई के साथ। यही वाला है। को कनेक्ट कर दिया ई के साथ। चलो भाई, कनेक्ट कर दिया ई के साथ। एफ को कनेक्ट कर दिया बी के साथ। एफ को कनेक्ट कर दिया बी के साथ। ये लो बन गया। एफ के ऊपर माइनस और ई के ऊपर प्लस था पहले। इधर नहीं बनाते, इधर बना लेते। एफ के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, कितना तो 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो कह रहा है बताओ फाइनल चार्ज क्या आएगा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, उसने जिस अंदाज में पूछा है हम लोग उसी अंदाज में सॉल्व करते हैं। हम ये कहते हैं कि मान लो कि यहाँ से कुछ क्यू चार्ज गया। अगर यहाँ से क्यू चार्ज गया तो पहले यहाँ चार्ज था -30। दोनों तरीके से कर सकते हो, आइसोलेटर वाला भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ था -30, आ गया क्यू, तो ये हो गया Q-30। ध्यान से देखना, ये भी एक तरीका, अच्छा तरीका है। हाँ, तुम ये पूछ सकते हो कि सर आप क्यों चेंज कर दिया अपना स्टाइल, पहले वाला क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे पूछा है चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन निकालने के लिए हम सोचते हैं कि यही कर लेते हैं। से भी आंसर आएगा, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा -Q-30। देख लो, बैलेंस है बिल्कुल।
फिर वही क्यू यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ चार्ज हो जाएगा Q-20, तो यहाँ आ जाएगा -Q-20। देख लो, जस्टिफाइड हो जाएगा एकदम। फिर यहाँ से Q आएगा और यहाँ से Q आएगा, और ये Q इसके ऊपर आ जाएगा 30 + Q, और इस पे आ जाएगा -30 Q+30, सॉरी। देख लो, जैसे एक बार हमने ये कर लिया ना, तो अब हमारा बड़ा फायदा हो गया। अब अपने को आइसोल्ड प्लेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार केवीएल लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे देख, हम इसको प्लस इसको माइनस मान के लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे Q-30 डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना था, 1 का, तो लिख दो। फिर यहाँ से वहाँ जाओगे तो लिखोगे Q-20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो आ जाएगा Q+30 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट मस्ट बी 0। अब बस यहाँ से Q निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4Q तो ऐसे ही हो गया, -60 हो गया, -20 हो गया, +30 हो गया, इज इक्वल टू 0। यानी 4Q की वैल्यू हो गई 50। 50 ही हुआ ना, हाँ 50 ही हुआ। तो Q की वैल्यू आ गई कितनी, 50/4, यानी कि 12.5 माइक्रो कूलम। देखो, इस कैपेसिटर पे फाइनली कितना चार्ज आ गया, 12.5 इसका है, और यहाँ ऑलरेडी -30 है। यानी इस पे जो हम प्लस मान रहे थे, रियलिटी में ये प्लस नहीं है, इस पे माइनस में चार्ज आ रहा है। कितने का चार्ज आ रहा है माइनस में, देख लो, -17.5। इस पे आएगा +17.5। वैसे इस प्लेट की बात करें तो जब 12.5 ला के डालोगे तो इस पे भी माइनस आएगा, वो ये अलग बात है कि हम प्लस मान के चल रहे थे। -7.5, और ये हो जाएगा +7.5। यहाँ अगर आ जाएंगे तो यहाँ जो चार्ज हमारा होने वाला है वो होने वाला है 42.5, और यहाँ हमारा हो जाएगा -42.5। आप देख सकते हो कि हर कैपेसिटर का चार्ज और कितना चार्ज फ्लो किया हमने सब निकाल लिया। अरे ये वाला मेथड भी समझ में आ गया क्या? वैसे ये वाला मेथड नॉर्मली ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अननोन नहीं हुआ, एक एक केवीएल में ही काम चल गया। चलो एक और देता हूँ, उसको ट्राई कर लेना, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अभी। इसमें अगर कोई पूछ ले अपने को कि एनर्जी का लॉस कितना हुआ, कितना हीट लिबरेट हुआ, सब निकाल सकते हो क्या? करवाएं ये सब या कर लोगे? तो बोल। चलो, और एक और करा देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो कि पैसे का जान है ये। देखो, आ जाओ, एक क्वेश्चन लेते हैं और। 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, पर माइनस नीचे प्लस 120 वोल्ट का वोल्टेज से इसको चार्ज किया है। ठीक है, और उधर एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का,
180 वोल्ट से चार्ज किया है, 150 कर, 1 वोल्ट कर दे। और इसमें ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटर लाके फंसा दिया। ये आएगा और इसमें फंस जाएगा, ऐसा समझ लो है। ये 3/2 माइक्रोफैरड का है और ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो जैसे ही आके वो गिरेगा हुक के ऊपर और सर्किट हो जाएगा पूरा। सर्किट जैसे हो गया पूरा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ कुछ बातें हम पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। क्या क्या बातें पूछना चाहते हैं, ध्यान सुनो। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, नीचे देख लो। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, ब्रैकेट में एस लगा देना। ए ऑप्शन में लिखो, चार्ज ऑन 1.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, charge on the 1.5 microfarad capacitor will become 180 microcoulomb at steady state. Charge on the 1.5 microfarad capacitor will become 180 microcoulomb at steady state. बी ऑप्शन में, charge on the 2 microfarad capacitor will become, charge on the 2 microfarad capacitor will become 120 microcoulomb at steady state. सी में, positive charge flows through point A, positive charge flows through point A from left to right. लास्ट ऑप्शन में, positive charges flows through A, positive charges flows through A from right to left. मोर देन वन आंसर पॉसिबल है, चेक करके बताओ जल्दी जल्दी।
बाकी सब ट्राई करो फटाफट। आंसर अभी हम बताते हैं क्या क्या आएगा। जल्दी बाकी सब ट्राई करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी। सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया रे। फिर से बताऊं मैं? बाकी भी ट्राई करें जल्दी जल्दी। चलो मैं बताता हूँ अब इसको, फिर थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। देखो, तो इसको एक काम करते हैं, जैसा अभी किए थे ना वैसे ही दोबारा कर लेते हैं, ठीक है? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से क्यू चार्ज निकला। तो यहाँ से क्यू चार्ज निकला तो यहाँ पे जो चार्ज था वो 360 माइक्रोकुलम का था, उसमें क्यू चला गया तो 60 माइनस बचा होगा। यहाँ उसका माइनस हो गया होगा। यहाँ जो चार्ज था वो था -300, तो उसमें क्यू और आ गया तो -300 हो गया। यहाँ पक्का उसका माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ से क्यू गया, यहाँ से क्यू गया तो यहाँ से प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू आगे बढ़ा। और आप देख सकते हो कि पहले जो चार्ज था वो था -360, प्लस क्यू होके सर्किट मेरा हो गया पूरा। अब हम केवीएल डालने वाले हैं कि हम इस लूप में ऐसे घूमेंगे। आप उल्टा भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही आएगा। तो यूजिंग केवीएल इन द लूप, अगर लूप में हम लोग केवीएल डालें तो एक जगह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे -360 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3। देखते जाना। फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ गए तो लिखेंगे क्यू -300 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ देख लो तो क्यू डिवाइडेड बाई 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 0। आओ जरा इनको सॉल्व करते हैं। तो -120 प्लस क्यू/3 -150 प्लस
3 q/3 = 0। तो आप देखो ये और ये जुड़ के हो गया Q और ये हो गया इतना, यानी कि हो गया 3q/2। और उधर जाके हो गया 270, 90। Q की वैल्यू आ गई 180। और Q का 180 आना फिर समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो चार्ज आएगा ये हो गया 360, यानी 180 बच गया यहाँ तो। यहाँ की बात कर लो तो -120 बच गया। और यहाँ की बात कर लो तो खुद 180 आ गया। चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा नहीं जाएगा सब दिख रहा है। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको? चलो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं। कुछ बातें हम आपको ये तो बताए होंगे ना, नोडल मेथड बताए थे क्या? अरे नोडल मेथड, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान के। बताए होंगे मुझे लग रहा है। एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान के फिर जहां का पोटेंशियल एक्स होता था वहां पे केसीएल लगाया करते थे, याद आ रहा है कुछ क्या? अरे वही तो करंट, वही कैपेसिटर में भी वही कहानी लगना है। अब एक काम करता हूँ, दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है? और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आओ देखते हैं। नीचे लिखो, नोडल मेथड फॉर सर्किट एनालिसिस। नोडल मेथड फॉर सर्किट एनालिसिस हम लोग क्या करते थे? सबसे पहला काम होता था कि जंक्शन ढूंढना। जंक्शन ढूंढने के बाद किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल जीरो मानते थे। फिर बाकी जंक्शंस का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते थे, अगर आसानी से लिख पाए तो ठीक, नहीं तो फिर हम एक्स वाई जेड मानते थे। और जहाँ का पोटेंशियल एक्स वाई जेड मानते थे वहीं पे हम केसीएल लगाया करते थे। जैसे कि आओ एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको। उल्टा कैपेसिटर में ये और आसान पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ आप लिखते हो क्यू, Q = C भी आता है, करंट में I = V/R, तो लेंदी होता है वो थोड़ा। यहाँ उल्टा आसान पड़ेगा आपको। 10 वोल्ट का एक लगा दिए, 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, फिर 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, है ना? बाद ये वाला भी 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और ये एक 4 वोल्ट का बैटरी। कह रहा है बताओ जी, हर कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज आएगा? हर कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज आएगा? तो करने के दो तरीके हैं, हम आपको दोनों एक एक करके समझा देते हैं, ठीक है ना? बाकी आप ट्राई कर, एक तो आप जानते हो, फिर भी हम उसको समझा देते हैं। देखो, हम यहाँ का पोटेंशियल का नाम जीरो कर रहे हैं, तो ये आइडियल वायर है तो पोटेंशियल जीरो हो गया, तो यहाँ का 10 वोल्ट होगा और यहाँ का 4 वोल्ट होगा। अब यहाँ हम किसी भी तरह से नहीं पहुँच सकते हैं, तो यहाँ का नाम मैंने एक्स कर दिया है।
अब हम लिखने वाले हैं केसीएल में। तो याद करो हम बताए थे जब भी आप लिखना तो आप ये एज्यूम करके लिखना कि एक्स की वैल्यू, एक्स का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है या फिर एक्स का पोटेंशियल सबसे कम है। जो मर्जी है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक आएगा। तो ध्यान से देखो, इधर जो चार्ज जाएगा वो जाएगा एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू सी वी। इधर जो चार्ज जाएगा वो लिखा जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू 2, उल्टा यहाँ आसान है। और इधर जो चार्ज जाएगा वो जाएगा एक्स माइनस 0 इंटू 2। केवल जाएगा जाएगा ही है, आएगा कुछ नहीं। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन या फिर चार्ज कंजर्वेशन, जितना आओगी उतना जाओगी। तो जाओगी अगर इतना है और आओगी कुछ नहीं है, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे तो कितना आएगा देखो। टू तो हटा ही दो, अब में टू टू आ रहा है तो हटा देते हैं। 3x आ गया, यहाँ से 10 वहाँ से 4 मतलब 14 आ गया। तो x की वैल्यू हो गई 14/3 वोल्ट। और x की वैल्यू अगर आपको पता है कि 14/3 वोल्ट है, बस एक बार x की वैल्यू आ गई, फिर आपको जहाँ का चार्ज चाहिए वहाँ का निकाल लो। देखो हमने इसको माना है कि ये आया 14/3, और माने सबसे बड़ा थे, अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। ये 10 का है, ये 14/3 का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 16/3 का। कैपेसिटेंस है 2 का, तो चार्ज आ गया ऐसे। और कितना आ गया, तो 32/3 माइक्रो कुलम। देख लो, ये प्लस में होगा, ये माइनस में। अब यहाँ देख लो, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, निकाल लो, जो चाहे सब कर लो। अरे बोलो, क्लियर है क्या ये मेथड?
अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या? हम कह रहे हैं आइसोलेटेड है, तो इन तीनों प्लेट पे पहले जितना चार्ज था बाद में भी इन तीनों प्लेट पे उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो ये अगर x का मैंने मान लिया है ये 10 का है, तो यहाँ चार्ज आया x-10 × 2। वैसे यहाँ का वैसे यहाँ का लिख दिए। और इन तीनों पे पहले कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू। हाँ ठीक है, आओ एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं सर्किट का। हाँ, देखते हैं कितना बच्चा कर पाता है। इस वोल्ट 10। 10 ओम, एक बैटरी यहाँ पे 10 वोल्ट का। 10 4। देख लो, कह रहा है बताओ भाई, हर ब्रांच से कितना धारा प्रवाह होगा। हर एक, इस सर्किट की हर एक शाखाओं से धारा प्रवाह निकालिए। चलो ये वाला ना हम एक सिखाते हैं लिखना, थोड़ा सा अलग टाइप है, थोड़ा हम सिखाते हैं आपको। देखो, अभी आप जीरो पोटेंशियल कहाँ का मानना पसंद करोगे? नीचे मानोगे तो एक का फायदा होगा, यहाँ मान लो ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ मानोगे तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो, जल्दी बोलो। देखो ऐसे समझा करो, यहाँ के पोटेंशियल से यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट ज्यादा होगा। मतलब जो भी यहाँ का पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल उससे 20 वोल्ट ज्यादा होगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो, जल्दी बोलो। अरे यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से 20 वोल्ट ज्यादा होगा, तो अगर वो 10 है तो ये पक्का -10 रहा होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अब यहाँ के बाद हम कहानी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हम यहाँ का पोटेंशियल कुछ एक्स मान लेते हैं, तो ये भी अपना एक्स हो जाएगा, और ये भी अपना एक्स, और ये भी अपना एक्स, और ये भी अपना एक्स। अब ये अगर एक्स है तो समझ में आ रहा है कि ये x+4 होगा। बाकी तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना जरा। इसी एक्स से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से करंट वही जाएगा, अब पता तो है नहीं क्या जाएगा। तो यहाँ से करंट वही जाएगा, कितना जाएगा अभी भी ना मालूम। तो यहाँ से करंट वही जाएगा जो यहाँ से करंट जाएगा। तो आओ इसको लिखते हैं अब। यानी कि x-10 डिवाइडेड बाई 10, ये वाला करंट तो हो गया। अब रह गया इधर वाला करंट, तो इधर वाला करंट भी आसान है। x+10 डिवाइडेड बाई 10। सही है भाई। अब इधर जो करंट जाएगा तो अपने को नहीं पता है, तो इधर वही करंट जाएगा जो इधर जाएगा। कितना जाएगा? x
-0/10। अब ये वाला करंट इज इक्वल टू ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट। अब ये वाला करंट कैसे निकलेगा? यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ यहाँ से निकलेगा। कितना निकलेगा? x प्लस 4/5 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसे x का कैलकुलेशन होगा। अब x क्या आ रहा है देखो जरा फटाफट। पूरे इक्वेशन को x से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x और यहाँ से 2x, यानी 5x हो गया। -10 +10 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, यानी 8 आ गया, यानी इज इक्वल टू -8। यानी x की वैल्यू आ गई -8/5 वोल्ट। और एक बार x आ गया फिर तो जहाँ का जो करंट वरंट निकालना है सब निकाल लो। अरे मेरी बात समझ पाए क्या? जल्दी बोलो। अब एक क्वेश्चन दे रहे, तुम करके दिखाना हमको, चलो। हम दोनों के मिला जुला के करंट में भी करवाए थे कुछ, तो भूल भी गए होगे, तो एक फिर से हम थोड़ा करवा दे रहे हैं। 10 वोल्ट ऐसा, नहीं इसको 40 कर दो, तो 40 वोल्ट कर देते हैं। 5 ओम। और ये वाला 20 वोल्ट का बैटरी ले लेते हैं। ये 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, फिर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक कैपेसिटर बैटरी और जोड़ देते हैं 10 वोल्ट का। 5 ओम का मान लेते हैं। सर्किट की सभी शाखाओं से धारा प्रवाह निकालिए। दिए हुए सर्किट की सभी शाखाओं से धारा प्रवाह निकालिए।
साहिल का आंसर तो कुछ और आ रहा है। अब सुनो। करंट जो आ रहा है, यानी करंट आ जाएगा 28/7। यानी 28/7 कोई है करंट? मैंने गड़बड़ किया। गड़बड़ किया लग रहा है। तो अब सुनो। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं ना, कैपेसिटर में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें रेजिस्टेंस भी आएगा और कैपेसिटर भी आएगा, दोनों एक साथ। ठीक है, तो उन सर्किट्स को कैसे डील करना है, तो थोड़ा सा हम आपको कैपेसिटर वाला पहले बता रहे हैं। आरसी सर्किट जब आएगा उसको हम बाद में डील करेंगे। पहले हम कैपेसिटर वाला जो क्वेश्चंस है वो करवा देते हैं आपको। ध्यान से सुनो। थोड़ा सा अगर आप आरसी सर्किट की थ्योरी में जाओ तो आरसी सर्किट का थ्योरी क्या कहता था, अगर याद करो। अगर आरसी सर्किट की थ्योरी याद करो, और हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। आरसी सर्किट में याद करो, मैंने आपको बताया था कि नाम है आरसी लेकिन काम है सीआर। हम इसको वैसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कैपेसिटर में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या होता है कि स्टेडी स्टेट की बात करता है, मतलब लंबे समय के बाद। जब भी आपको बोलता है स्टेडी स्टेट, इसका मतलब है कि लंबे समय के बाद क्या हुआ ये बताओ, उसकी उसका डिस्कशन कर रहा है। तो लंबे समय के बाद आप अगर याद करो कि कैपेसिटर हमारा क्या बन गया था। लंबे समय के बाद कैपेसिटर सर्किट को जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता था या इनफाइनाइट? लंबे समय के बाद। बताओ जरा। लंबे समय के बाद ये जीरो रेजिस्टेंस वाला बनता था या इनफाइनाइट? बोलो। अगर आपको नहीं ध्यान है तो देखो हम बताते हैं। हमने इसमें चार्ज का एक्सप्रेशन बनाया था, क्यू इज इक्वल टू इंटू 1 - ऐसा। और आई का एक्सप्रेशन हम बनाए थे, आई इज इक्वल टू E/R इंटू e⁻⁻t/RC। जैसे ही आप टी को जीरो पुट करोगे तो आप देखोगे कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो क्यू आएगा वो जीरो आ जाएगा और करंट की वैल्यू E/R आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि समय शून्य पे कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए जीरो रेजिस्टेंस, यानी आइडियल वायर की तरह ट्रीट करेगा।
यानी जीरो टाइम पे जब भी आपको आरसी सर्किट नजर आए तो कैपेसिटर को हटा के वहां पे एक वायर लगा दो, बस खेल खत्म। तो आप देख सकते हो कि जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा E/R, देख लो मैच भी कर रहा है वहां से। लंबे समय के बाद मतलब एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हम लोग स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। कैपेसिटर में आपको जितना भी सर्किट मिलेगा वो सारा का सारा स्टेडी स्टेट वाला ही होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है उसमें। तो अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें मतलब लंबे समय की बात करें तो लंबे समय में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू आ जाएगी C और I की वैल्यू आ जाएगी जीरो। इसका मतलब कैपेसिटर जो है सर्किट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ये था एट टी इज इक्वल टू जीरो, और एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो कैपेसिटर है ये सर्किट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब कैपेसिटर के थ्रू से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि स्टेडी स्टेट एक बार अचीव हो गया तो कैपेसिटर के थ्रू से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरा, कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होता है स्टेडी स्टेट में, और कैपेसिटर अपने से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होने देगा। अब चाहो तो कॉपी पे लिख लो, जो मेन बात हमारा कंक्लूजन है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ओपन पाथ, मतलब स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर के थ्रू से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, और स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद जो कैपेसिटर का चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाता है, और अभी इस केस में मैक्सिमम चार्ज जो आ रहा है वो Q इज इक्वल टू P आ रहा है। देख ले कहीं पे, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द सर्किट, मतलब ये ओपन पाथ की तरह बिहेव करेगा। मतलब इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि स्टेडी स्टेट जब एक बार अचीव हो जाता है उस समय कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होता है। तो अब हम पहले कैपेसिटर वाले जो सर्किट्स है ना उनको हम पहले डील कर लेते हैं। कैपेसिटर वाला सर्किट जब भी दिखेगा होगा वो आरसी, लेकिन आपको पूछेगा स्टेडी स्टेट में। तो अब हम एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनना जरा। एचसी वर्मा में काफ़ी मिलेगा, बाकी बुकों में भी आपको मिल जाएगा। ई की वैल्यू 0.2 माइक्रोफेरेड है। में हमने एक 6 वोल्ट का बैटरी और एक 2.8 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिए हैं। सर्किट हो गया पूरा। ये दो पार्ट है, लिख लो जरा एक बार, समझाते हैं आपको अच्छे से एक बार। नीचे लिखो, ए पार्ट में चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, और दूसरा स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रजिस्टर। स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रजिस्टर, यानी लंबे समय के बाद क्या होगा नहीं होगा हमको पूछता है वो। आओ ध्यान से समझाते हैं। हमारे पास टेक्निक अब बहुत है, हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम कई मेथड जान चुके हैं।
आम समझाते हैं। यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लो तो कोई बहुत फायदा तो होने वाला है नहीं। एक काम करते हैं, छोटे तरीके से करते हैं। तो जीरो मान लेंगे तो आसान होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसको और आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देख। एक बात तो समझ में आ रहा है कि जो करंट है वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आके इधर इंटर कर जाएगा। क्योंकि हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ओपन पाथ, और करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा क्लोज पाथ चाहिए। तो देखते ही दिमाग में आया कि अरे ये तो बड़ा तो आसान हो गया है, तो 2 और 3 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 6/5 मतलब 1.2, और उसके साथ ये और जोड़ दो। देखो, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट जो है वो आ गया था 1.2, यानी कि 4 आ गया था, और ये 6 वोल्ट का बैटरी है। ये सारा एनालिसिस हम स्टेडी स्टेट में कर रहे हैं। तो 6/4 मतलब 3/2 एम्पियर का करंट यहाँ से दौड़ा। 3/2 एम्पियर का करंट तो यहाँ तक आया। अब 2 और 3 में कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको पता है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो आएगा 3/5 ऑफ टोटल करंट, ऐसा। और यहाँ से जाना चाहिए 2/5 ऑफ टोटल करंट। देखो तो ठीक लिखे हैं क्या? अब देख लो, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सब सही हो चुका है। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर जो क्वेश्चन में पूछा उसका तो आंसर लाओ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से होके कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। कैसे है, ध्यान से सुनना। चार्ज निकालने के लिए हमको इसके क्रॉस का पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर हम इसके क्रॉस का वोल्टेज निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्योंकि 4 ओम से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ओपन पाथ था, तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, और जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, और जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा। यानी कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, कुछ भी निकाल लो। तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 9/5 वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज हमारा आ गया 9/5, तो जो कैपेसिटर का मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज आएगा वो आएगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, यानी कि आ गया 9/25 माइक्रोकुलम। और पूछा था स्टेडी स्टेट में 2 ओम से कितना करंट जाएगा, तो वो हमने निकाल लिया। तो स्टेडी स्टेट में 2 ओम से पास होने वाला जो करंट बन रहा है हमारा, वो बन गया 9/10 एम्पियर। बाई चांस हम इधर से नहीं निकाल पाते तो हम इधर से सोच लेते कि जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ का, जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ का।
अब हमारे लिए एक तरह से ये तो टीपीटी वाला केस हो गया। सेल अभी चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है। और याद करो डिस्चार्जिंग में हम पढ़ चुके हैं टीपीटी की वैल्यू होती है ई माइनस आई आर। जब ई माइनस आई आर करते ना तो भी आंसर वही आता। देख लो 3/2 × 2.8, तो जब काटोगे तो आ गया 1.4। 1.4 यानी कि कितना हो गया रे, देख तो। 1.4 × 3, 4.2 यानी 1.8 वोल्ट आ गया। देख लो वही आया भी था। मतलब बहुत तरीके हैं अपने पास। बस थोड़ा सा इसमें कैपेसिटर वाला बात हमको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या सबको? अरे बोल। चलो एक और देता हूँ, तुम करके दिखाओ। कहता है बताओ, इस स्विच को बंद करने के बाद स्टेडी स्टेट में चार्ज निकालो हर कैपेसिटर। फाइंड स्टेट चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर। चलो ट्राई करो।
अरे ट्राई कर इसको। देखो, अगर लंबे समय की बात देखोगे तो कैपेसिटर से होके कोई चार्ज तो जाना है नहीं। यानी कि चार्ज, करंट ऐसे दौड़ेगा, सॉरी। करंट यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर अपना इंटर कर जाएगा। यानी बड़ा सिंपल सर्किट हो गया। एक बैटरी और रेजिस्टेंस हो गया मेरा 6 और 6 12 और एक 13 का, और वो खुद है 12 का। तो करंट जो दौड़ा वो अपने का हो गया 12/13 का। अब कैपेसिटर का चार्ज चाहिए, तो कैपेसिटर का चार्ज तब आएगा जब हमको यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ का पोटेंशियल का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल। और चूंकि इससे कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल मतलब यहाँ का पोटेंशियल। और यहाँ का पोटेंशियल का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल। तो करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज अपना आ गया 12/13 × 6। वोल्टेज मालूम, कैपेसिटेंस से और मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 44/13 माइक्रो कूलम। इसका चार्ज निकल आया। वैसे ही यहाँ देख लो, इसका पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल का मतलब है इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल का मतलब है इसका पोटेंशियल। तो समझ में आ रहा है कि आंसर हो गया 12/13 × 6 × 4। बस खेल खत्म। इतना चार्ज आ गया। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको? ऐसे सोचना पड़ेगा। हम कुछ क्वेश्चन आपको भेज रहे हैं अभी, या चलो कल लिखवा देंगे स्कूल में। कुछ फटाफट ना, सर्किट में हम ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसको पूरा करके जल्दी से ख़त्म करेंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। तब लगा लो 10 दिन के अंदर अपना टारगेट है दोनों चैप्टर को ख़त्म कराना। हो भी जाएगा, कुछ खास बात नहीं। चलो आज यहीं पे क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आप कैपेसिटर के क्वेश्चंस बुक से करें, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, नोट्स हम जनरेट कर देते हैं, देख लो। कुछ चाहिए वो ले लो नोट्स। तभी डाउनलोड कर लो इसको।